आगे कंटिन्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अभी हम करने वाले हैं रेजोनेंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट द रेजोनेंस इज। क्या क्राइटेरिया है इसको डिसाइड करने का, क्या हम इसमें समझने वाले हैं वो देखते हैं। नाउ रेजोनेंस की बात कर रही हूं तो मैं बात कर रही हूं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स की। कोवलेंट बॉन्ड्स आर expressed normally as Lewis structures। हमें पता है मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स को ल्यूइस स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाता है ये शो करना कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। But sometimes a single Lewis structure fails to explain all the characteristics of the molecule। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि एक सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैसे ये जो है हमारा ड्रॉबैक आ जाता है, कैसे हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते इस चीजों को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तो एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में हम बात किस चीज की कर रहे हैं। जैसे कि ल्यूइस स्ट्रक्चर जो है, द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। क्या होता है ल्यूइस स्ट्रक्चर ओजोन का, जरा बनाते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। ओजोन का ल्यूइस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर को ओजोन के, तो फिर से एक बार बना देती हूं मैं ल्यूइस स्ट्रक्चर ओजोन का। ये होता है ल्यूइस स्ट्रक्चर ओजोन का, और अगर मैं इसको कूपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। राइट, ऐसा होगा ये स्ट्रक्चर। लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली दोनों में एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन सा स्ट्रक्चर, इन दोनों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में ओजोन का है, दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस ल्यूइस स्ट्रक्चर। यही प्रॉब्लम की मैं बात कर रही थी यहाँ कि बट समटाइम्स अ सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर फेल्स टू एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओजोन के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही जैसे लग रहे हैं। तब क्या किया जाए नाउ, यहां पे होता क्या है एक्चुअल में, जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो दो बॉन्ड्स हैं इनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी, यहाँ इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की डिफरेंट होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड जिसकी जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट द बॉन्ड्स that are, but the bonds, कौन से bond, these two bonds are expected to have different values। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोनों बॉन्ड्स हैं इनके डिफरेंट वैल्यू होगी, बट
बॉन्ड लेंथ है वो सेम निकली। कितनी? 128 पिकोमीटर्स। तो ये जो 128 पिकोमीटर है, इट इज द bond length which is intermediate between double and single bond। तो अगर आप देखेंगे तो जो ये 128 पिकोमीटर्स बॉन्ड लेंथ आई है, दोनों बॉन्ड्स की आई है, एक की बॉन्ड लेंथ नहीं है, ये दोनों की बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर इसकी, 128 पिकोमीटर इसकी आई है। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट है सिंगल और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट। मतलब ये सिंगल बॉन्ड से तो कम है और डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है। तो इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ है ये सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ की। तो इस वैल्यू को एक्सेप्ट हम कब करेंगे? इस वैल्यू को एक्सेप्ट हम तभी करेंगे जब हम ये मान लें कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड जो है इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, तो इंटरचेंज हो सकते हैं बॉन्ड, ये मानेंगे तभी ये बॉन्ड लेंथ जो है इससे हम सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो फिर ये जो दो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हुए ओजोन के, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? फिर तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ओजोन के, तो इनको हम कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या एक और नाम है इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हम क्या मान सकते हैं कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स है ओजोन के, जिसमें जो कि दोनों ही ठीक है, तो इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। यहाँ पर बॉन्ड फ्लिप हो रहे हैं, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो ये फ्लिप हो गए, यहाँ भी आ सकता है, तो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये आ गए आपके कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस केस के अंदर जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तब हम क्या करें? तब इस केस में हमें मानना होगा कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके यहाँ पर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, और एक्चुअल में हमें मानना होगा कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही है इनका। तो ये देखिए, तो इस स्ट्रक्चर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों ही बॉन्ड्स में थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। एक्चुअल में दोनों ही डबल बॉन्ड नहीं है, दोनों पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने इन दोनों के लिए बनाया है, ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही वो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाएगा। तो अगर मैं ओजोन की बात करूं तो रेजोनेंस हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर है जो ओजोन की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। तो अब आ जाती है हमारी टर्म रेजोनेंस। रेजोनेंस एक्चुअल में रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। रेजोनेंस इज द, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट कर देती हूं। रेजोनेंस इज द phenomena as a result of which a molecule can be expressed in different forms, none of which can explain the, in fact explain all the
समझते हैं रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस वो फिनोमेना है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे देखिए मैंने यहाँ दो फॉर्म्स में, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ओजोन के मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस किया है, बट none of which can explain all the properties of molecules। मतलब कि ओजोन की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ओजोन की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। नाउ द एक्चुअल properties of the molecule is expressed by the structure known as रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल प्रॉपर्टीज फिर कौन एक्सप्लेन कर रहा है? जब कैनोनिकल यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है, जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ये जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज को, फिर कौन करेगा एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज को? ये प्रॉपर्टीज तो पढ़नी है। दीज प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कौन करता है ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से हम ये जो है कह सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिक, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, एंड कैन नॉट be prepared in labs। अगर आप चाहते हो कि आप इनमें से किसी स्ट्रक्चर को लैब में जो है प्रिपेयर करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल है, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए है, इनको आप लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट द रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उन कंडीशंस के बारे में जो फेवरेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली कंडीशन, द डिफरेंट contributing structures must have same position of the atoms। जो आप एटम्स देखते हो किसी भी स्ट्रक्चर के, हम अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसके एटम्स की पोजीशन को आप चेंज ना करो। उसके एटम्स की पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। फिर हम चेंज क्या करेंगे? लेट्स सी। सेकंड पॉइंट, द contributing structures must have the same number of paired and unpaired electrons। They differ only in their positions। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके एटम्स की सेम पोजीशन होनी चाहिए, सेम पोजीशन ऑफ द एटम्स, और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नंबर ऑफ पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप अपनी तरफ से ना तो ऐड करेंगे ना डिलीट करेंगे।
फिर सिर्फ आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयर्ड या आपके अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द contributing structures for a molecule must have nearly the same एनर्जी। तो आप जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो उन जिस भी मॉलिक्यूल के आप कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो उनके जो एनर्जी होगी सेम होगी, नियरली सेम, मैं नहीं कह रही एग्जैक्टली सेम, बट द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव नियरली द सेम एनर्जी। ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लगभग उनकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी लगभग एक जैसी ही होनी चाहिए। Fourth point, in all the contributing structures, the like charges should not be placed on the adjacent atoms। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसमें जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस को आपने साथ में नहीं रखना है। पड़ोस वाले एटम्स, जो अगल बगल वाले एटम्स होते हैं उस पे लाइक चार्जेस को नहीं रखना है। अगर वो बाय चांस आ जाता है तो वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, वो फटाफट से चेंज कर लेगा अपनी पोजीशन को और एक स्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ जाएगा। हो सकता है ऐसा लाइक चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की जो है पोजीशन चेंज करने पे, इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन चेंज करने पे आ जाते हैं लाइक चार्जेस, तो वो लाइक चार्जेस वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO, जिसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उस केस के अंदर हम ये एरो लगाते हैं, ये एरो प्लेस करते हैं, डबल हेडेड एरो होता है, ताकि हम ये शो कर सके कि यहाँ पे हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं। तो ये याद रखना, जब भी ये एरो दिखाया जा रहा है किन्हीं भी 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में, इट मींस दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हम इसको कैसे शो करेंगे जरा देखिए। क्या होगा ना, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस ऑक्सीजन को मिल जाए। तो अब देखिए क्या होगा, ऐसा होने से कार्बन, इसके ये पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो एज इट इज रहेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे जाने की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जा चुके हैं। ऑक्सीजन के पास खुद के पहले 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ही, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के इसको मिले तो एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बढ़ गया है और इस पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो एक ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और बन गया है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब एक और भी पॉसिबिलिटी है,
ये तो मैंने आपको बता दी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है कि ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दे दे और यहां पे फिर बन जाए एक और बॉन्ड। तो अगर ऐसा होगा तो ये किस तरह से शो करेंगे हम, आप देखिए जरा। अगर ऐसा होता है तो कार्बन के पास अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, राइट, और फिर यहां पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ देखिए दो ऑलरेडी बॉन्ड थे, एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एक और बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन, जिसके पास अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक इसने दे दिया तो इस पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे कार्बन के पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, देखिए 1 2 3 3 to the 6 7 8, यहाँ से एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इधर, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसके पास आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ओवरऑल कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल एटम है। यहाँ पे भी ओवरऑल कार्बन एटम एक न्यूट्रल एटम है। तो ये आप देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे ऐसे और ऐसे शो किया जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम आ जाते हैं। नाइट्रस एसिड में आपको बताऊंगी। नाइट्रस एसिड को हम HNO2 भी बोल सकते हैं या HONO से भी हम इसको शो करते हैं। जरा देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। पहले हम इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए HON डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि यहां इसमें देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ के बॉन्ड बना ले और यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ है ये टूट के इसके पास इलेक्ट्रॉन चली जाए। तो क्या बनेगा, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी इस केस के अंदर? तो जरा देखते हैं। ऐसा होने पे हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज रहेंगे, ये वहां चले जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर और ये नाइट्रोजन हम एज इट इज लिखेंगे इधर और इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज इट इज लिखेंगे। देखिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये देखिए क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स टूट के इधर ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं। तो अब इस ऑक्सीजन के पास पहले 1 और 1 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिलने से यहाँ पर इसके पास आ जाते हैं 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो नाइट्रस एसिड को, राइट। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। कुछ और स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं। So let's start. देखिए अब हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, अब स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, वो है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका HON, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक और O, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? इसके कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है इस केस के अंदर। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है तो यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे। हाइड्रोजन एज इट इज, ऑक्सीजन ये वाला एज इट इज,
नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और इस ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं विद नेगेटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ वो ऑक्सीजन ये वाला नीचे आ गया है, ऑक्सीजन नहीं आया है, इनफैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स हैज चेंज देयर पोजीशन एंड बॉन्ड्स हैज चेंज देयर पोजीशन। तो इस पे आ जाएंगे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड के केस में। एक और केस डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। अब हम डिस्कस करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड डिस्कस करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे तो S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और सल्फर के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भी बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इसमें भी हम सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। जरा देखते हैं। सल्फर विद इट्स 2 इलेक्ट्रॉन मींस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखा देते हैं, इसके 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वाज आल्सो इजी। आप देख सकते हो हमने सिर्फ पोजीशन चेंज की है। एक और स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं यहाँ पर, वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है? सल्फर 1 होता है, ऑक्सीजन 3 होते हैं। तो ये एक सल्फर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, जहां डबल बॉन्ड O है वहां पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जहां सिंगल बॉन्ड O है वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप दिखा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को घुमाएंगे। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, एक बार यहाँ दिखाएंगे डबल बॉन्ड और एक बार यहाँ दिखाएंगे डबल बॉन्ड एंड अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन भी दिखाएंगे। लेट्स सी यहाँ मैंने डबल बॉन्ड दिखाया, अब की बार मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ। तो S सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जहां डबल बॉन्ड O है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जहां सिंगल बॉन्ड O है वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पर 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड अकॉर्डिंगली यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हम दिखा देते हैं। तो इस तरह से एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है जिसमें इस पोजीशन पे मैं डबल बॉन्ड दिखाऊंगी। सी तो अब जहां पे डबल बॉन्ड O है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएंगे, जहां सिंगल बॉन्ड O है वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएंगे। तो इस तरह से आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी मैंने आपके सामने बना दिया। एक और मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगी दिखाकर, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज करने वाले हैं, बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर करेंगे हम यहाँ पर। अब बेंजीन क्या होता है? कार्बन की रिंग होती है, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और उन 6 कार्बन में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। ये देखिए मैंने अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना दिया और उसके साथ हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी होता है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूं तो मुझे क्या करना है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशंस को चेंज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए यहां से मैंने डबल बॉन्ड स्टार्ट किए थे, अब की बार मैं अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दूंगी, यहां यहां और यहां, और हाइड्रोजन के साथ एज इट इज हम दिखा देंगे। सो ये मैंने आपके सामने बनाए हैं, काफी सारे स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं मैंने, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप भी बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स को लेते हुए आप इनकी पोजीशंस की, बॉन्ड की पोजीशंस की, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पोजीशन की, पेयर्ड है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लेके आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ध्यान में रखनी है आपको वो बातें जो मैंने इससे पहले डिस्कस की थी, दैट वाज द फेवरेबल कंडीशंस फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर।
ये बातें आपको ध्यान में रखते